हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एसटीडब्ल्यूपी। कल हमने ओम्स लॉ यानी ओम का नियम देखा था और प्रतिरोध के बारे में जाना था और प्रतिरोधकता के बारे में जाना था। आज हम नोट डालिए सबसे पहले कि प्रतिरोधकता किसकी सबसे ज्यादा होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रतिरोधकता सुचालक लिख दिया हमने, है ना। मिश्र धातु लिख दिया और हमने लिख दिया कुचालक। तो सुचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। और कुचालक, कुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और मिश्र धातुएं जो एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। तो अगर हम बात करें प्रतिरोधकता, अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगी, प्रतिरोधकता कम या ज्यादा? कम होगी। यानी और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है यानी प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, यानी प्रतिरोधकता कैसी है, बहुत ज्यादा। तो कुचालकों की प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा, फिर मिश्र धातुओं की, और सबसे कम किसकी होती है, सुचालक की। ठीक है। सुचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी धातुएं कुछ, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया हमारे सुचालक। कुचालक जैसे लकड़ी है, क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं। कांच का ग्लास है, क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा कुचालक की, फिर मिश्र धातुओं की, फिर होती है सुचालक की। क्लियर है ना। फिर आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन ये दो तरीके से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है। दो तरीके से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन। क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रतिरोध हैं उनको हम किस में, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा परिपथ होगा, एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और एक तीसरा प्रतिरोध हो गया। हमने क्या किया, इनको श्रेणी में लगा दिया। क्लियर। हमने क्या किया, इनको क्या कर दिया, एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर है ये चीज। अब बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होता है, विद्युत धारा कैसे बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी धनात्मक सिरे से कैसी होती है, ऋणात्मक श्रेय की ओर। इस तरीके से हमारी धारा बहेगी। सपोज बैटरी का विभवांतर V वोल्ट है, ठीक है। ये हमारा प्रतिरोध R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। अब विद्युत धारा इस तरीके से बहेगी, प्रतिरोध R1 से भी उतनी ही बहेगी, R2 से भी उतनी बहेगी, और R3 से भी उतनी ही बहेगी। ठीक है। बट जो विभवांतर होता है, या इस तरीके से हम करें कि जो विभवांतर R1 के सिरों पर होता है वो क्या होता है, V1 होता है। R2 के सिरे पे V2 होता है,
और R3 के सिरे पे क्या होता है, B3। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा तो प्रतिरोधों R1 R2 R3 से समान बहती है, पर विभवांतर का मान कैसा होता है, अलग अलग। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। इस डायग्राम को जल्दी से नोट कर लेना सारे लोग, है ना। फिर अब हम लिखेंगे जो हमने अभी बताया, हम उसी को लिखने जा रहे हैं। माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ संयोजित हैं, जिसका विभवांतर V वोल्ट है। क्लियर, क्या लिखा हमने, माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 एक श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ संयोजित है, जिसका विभवांतर क्या दिया गया, V वोल्ट। कुछ नया नहीं लिखा, जो हमने बनाया वही लिखा। हम अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों से बहने वाली धारा का मान कैसा होता है, समान, का मान समान होता है। लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। क्या कोई नई चीज लिखी, नहीं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपने विद्युत परिपथ में कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों से बहने वाली धारा का मान कैसा दिख रहा है, समान, और विभवांतर का कैसा दिख रहा है, अलग अलग। ठीक है, इतनी चीज को नोट करो सारे लोग। अब हम लिखेंगे, अतः प्रतिरोध हूं प्रतिरोधों R1 R2 R3 के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या है, V1 V2 एंड V3, यही है। अब हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम। कल हमने पढ़ा था ओम का नियम। ओम के नियम अनुसार, अब ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, हमने क्या देखा था, ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर, यही था हमारा ओम का नियम। तो ओम के नियम से हम देखें R1 के लिए V का मान कैसा है, V1, और धारा का मान कैसा है, I। तो V1 इक्वल टू आई R1 हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू आई R2, V3
इक्वल्स टू IR3, यही होगा। इसको इक्वेशन 1, इसको समीकरण 2 बोल दो, इसको समीकरण 3 बोल दो। क्लियर है इतना सबको? अब अब पर क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध R व विभवांतर V है। यानी कुल विभवांतर तो V होगा, क्योंकि V1 V2 V3 मिलके बैटरी से तो ज्यादा विभवांतर दे नहीं पाएंगे। यानी कुल परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध R होगा, विभवांतर कैसा होगा, V होगा। फिर लिखेंगे हम ओम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, कुल है तो V इक्वल टू IR, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 4। लिखो सारे लोग, इतना इतना क्लियर है सबको? फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः हमें क्या दिया गया, V इक्वल्स टू हमें V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना है, बैटरी के विभवांतर से तो ज्यादा होंगे नहीं, मतलब इनका योग कितना होगा, बैटरी के विभवांतर के बराबर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमने समीकरण 1 2 3 निकाले थे और ये चौथा, क्या करेंगे, उन सबका मान इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 का मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमारे पास समीकरण 4 से क्या है, IR। V1 की वैल्यू समीकरण 1 में क्या थी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, क्या होगा, यहां से हमने I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I सब में समान है, I कॉमन ले लिया, I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा आ गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। क्लियर है ये चीज सबको? अगर आपको अब प्रतिरोध दे दिए, सपोज एक दे दिया 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, और बोला श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, R1 यानी 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो निकल आएगा हमारा कुल प्रतिरोध। ठीक है, इसको लिखने के बाद नीचे लाइन लिखी है, श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध कैसा होता है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तथा परिणामी प्रतिरोध का मान सदैव व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है, से बड़ा या अधिक होता है। क्लियर? क्या लिखा, श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध, ये क्या है हमारा, परिणामी प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। व्यक्तिगत प्रतिरोध यानी R1 R2 R3 के क्या योग के बराबर होता है, यही है। तथा
परिणामी प्रतिरोध यानी जो आर का मान है सदैव व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। अब इस चीज को समझते हैं हम इस वाली लाइन को। ठीक है, कैसे? सपोज हमने बोला R1 इक्वल टू, हमने 1 ओम ले लिया, ठीक है, R2 इक्वल्स टू 2 ओम ले लिया, R3 इक्वल्स टू क्या कर लिया, 3 ओम ले लिया। क्लियर है इस चीज को? अब हम परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी R1 R2 R3 की वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना निकल के आया, 6 ओम। ये हमारा निकल के आया 6 ओम, यानी हमारा परिणामी प्रतिरोध 6 निकल के आया। और व्यक्तिगत प्रतिरोध कितने हैं, 1 2 3, क्या कोई 6 से बड़ा है? नहीं, मतलब यही चीज लिखी है कि परिणामी प्रतिरोध का मान सदैव कैसा निकलेगा, व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन यहीं तक था। अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। दूसरा क्या था हमारा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। अभी श्रेणी क्रम देखा, अब देखेंगे हम समांतर क्रम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रतिरोधों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। कैसे? सपोज एक ये प्रतिरोध हो गया, है ना, एक इस तरीके से हो गया और एक ये हो गया, ये समांतर है एक दूसरे के। क्लियर है सबको ये चीज, है ना, इस तरीके से। सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है हमारा R3। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। क्लियर? ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव। यहां से हमारी करंट फ्लो हुई इस तरीके से। अब क्या होगा, अब यहाँ आई, अब हम देख रहे हैं हमारी करंट को जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 3। एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी अब हमारी करंट 3 रास्तों में बट गई, I1 I2 और क्या, I3। इस तरीके से 3 रास्तों में कैसी होगी, बट गई। पर जो हमारा पोटेंशियल यानी विभवांतर होता है वो तीनों प्रतिरोधों में कैसा होता है, समान, यानी उसकी वैल्यू समान होती है, अलग अलग नहीं होती है। क्लियर? यानी समांतर प्रतिरोध में क्या होता है कि हमारी विद्युत धारा जो है उसका मान कैसा होता है, अलग अलग होता है, और विभवांतर का मान कैसा होता है, समान। और श्रेणी क्रम में क्या देखा था, विभवांतर का मान अलग अलग था और धारा का मान समान। इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में एक बैटरी के साथ संयोजित हैं, जिसका विभवांतर क्या है, V वोल्ट है। क्लियर? वही चीज लिखी हमने
कि माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में एक बैटरी के साथ संयोजित है, जिसका विभवांतर कैसा है, V वोल्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोधों से बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है, परंतु विभवांतर का मान समान होता है। वही चीज लिखी हमने कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों से जो धारा बह रही है उसका मान कैसा है, अलग अलग, क्योंकि तीन रास्तों में बट गई, I1 I2 और I3, परंतु विभवांतर का मान कैसा है, हमारा समान है। ठीक है, हम लिखेंगे प्रतिरोधों R1 R2 R3 से बहने वाली धारा I1 I2 और क्या है, I3 है। अब हम क्या लगा देंगे, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम के नियम अनुसार क्या होगा, ओम के नियम अनुसार हमने क्या पढ़ा, V इक्वल्स टू आई आर, यही देखा था हमने ओम का नियम। अगर हम इसमें से I को निकालें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, यही फॉर्मूला बनेगा। तो इसी फॉर्मूले का हमको क्या करना है, यूज। तो क्या करेंगे हम, ओम के नियम के अनुसार I की वैल्यू I1 इक्वल्स टू V की वैल्यू समान है, तो क्या हो जाएगा R1, ये एक समीकरण हो गया हमारा। फिर I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। क्या किया हमने, ओम के नियम का बस उपयोग किया। अब हम क्या करेंगे, परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या है, R है, व धारा I है। फिर क्या लगा दे, अगेन ओम का नियम, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। फिर हम लिखेंगे परंतु I क्या है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये यहाँ पे तीन भागों में बटी, I1 I2 I3, और फिर वहां से आके अगेन I हो गई, कुल धारा तो I है ना, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यूज इन समीकरणों में जो दी गई है यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से मान रखने पर, तो अब हम उससे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I की जगह रखा हमने V अपॉन आर, I1 की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यही रखेंगे। अब अब हमें क्या दिख रहा है, V कॉमन दिख रहा है सब में, क्या है, V अपॉन R इक्वल्स टू V कॉमन है, तो क्या बचा, 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। क्लियर है ये चीज। अब अब हम क्या लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये क्या है, व्युत्क्रम है। अगर R है और हमें इसको इस तरीके से लिख दिया 1/R, यानी ये क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/R व्यक्तिगत क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत प्रतिरोधों का व्युत्क्रम यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी योग के बराबर होता है। फिर हम लिखेंगे तथा परिणामी प्रतिरोध सदैव व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम या छोटा होता है। या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कम भी होता है। इसको आप लोग खुद चेक करिएगा। आप R1 इक्वल्स टू 1 ओम रखिए, R2 इक्वल्स टू 2 ओम रखिएगा और R3 इक्वल्स टू 3 ओम, और फिर इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या इसका मान इन व्यक्तिगत प्रतिरोधों से ज्यादा आता है कि कम आता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। परिणामी प्रतिरोध चेक कीजिएगा कि इसमें छोटा आता है यानी कम आता है कि ज्यादा आता है। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही, है ना। अब हम अपनी वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।